हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है अपना किरचॉफ लॉ और सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यानी आज हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे या फिर आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे किरचॉफ लॉ पे, सेल पे और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे। यानी तीन हमारे टॉपिक रहेंगे: किरचॉफ लॉ, सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसके जो क्वेश्चन है उसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो समझ गए आज हमें क्या करना है? किरचॉफ लॉ, सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करूं सेल की, तो सेल क्या है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो सर्किट को करंट देता है। सेल क्या है? एक डिवाइस है जो सर्किट को क्या करता है? करंट उपलब्ध करवाता है। ठीक है। सेल जो होता है ना, सेल जब वो ओपन सर्किट में होता है मतलब उसमें सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही होती है, ओपन सर्किट में रहता है, उस समय जो दोनों टर्मिनल के बीच की जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं हम ई एम एफ। ई इक्वल टू ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सबसे पहले हम बात कर ली ई की। फिर जब उसको हम सर्किट में लगा देते हैं तब अपने पास जो पोटेंशियल आती है वो आती है वी। वी होती है इसकी पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है। जब सेल से करंट लिया जा रहा होता है, जब सेल सर्किट को करंट दे रहा होता है, इसका मतलब इसका ईएमएफ ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है। क्योंकि कुछ कुछ इसका पोटेंशियल जो है वो खर्च कर देता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी सेल जो है उसमें खुद में जो लिक्विड बना होता है, फिर मैं कहूँ कि जो केमिकल होता है जिससे एनर्जी मिलती है, उस केमिकल में से इलेक्ट्रॉन जब पास होते हैं तो कुछ एनर्जी का लॉस करते हैं, यानी वहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होती है। तो वो वाले जो रेजिस्टेंस है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम स्मॉल आर। यानी इसमें जो हम लिखेंगे कि ई ज़्यादा होगा माइनस वी इक्वल टू आई आर। यानी जब वो सर्किट ओपन था उस समय जो इसकी पोटेंशियल थी, ईएमएफ था ई। जब हमने उसको सर्किट में लगाया उस समय जब उसकी पोटेंशियल आई वी, तो बीच की इन दोनों की जो गैप था, चेंजमेंट था, वो कहाँ चला गया कि इंटरनल जो रेजिस्टेंस था वो क्या कर दिया, उसमें से लॉस कर दिया। ठीक है। तो ये तो आती है अपने पास ये वैल्यू। जब हम इसमें से ये निकालें कि ई एम एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर प्लस वी इंटरनल, सॉरी ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर मैं इसको और आगे करूं तो यहां से मैं ये निकाल सकता हूं कि आर की वैल्यू निकाल लूं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से लूंगा मैं आई आर इक्वल टू ई माइनस वी। यहाँ से आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी मेरे पास ई माइनस वी बाई आई। हमें पता है ओम्स लॉ से आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। तो वी बाई आर इसकी जगह मैं पुट करूँ तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आ जाएगी ई माइनस वी बाई वी इंटू आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है। उसके बाद यदि हम इसको देखें तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस अपने पास आ गया, ईएमएफ की हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं यहाँ से करंट की। करंट की कैसे करेंगे? देखो ई इक्वल टू आई आर प्लस वी। वी को लिख दूं मैं आई कैपिटल आर। क्लियर? तो ई इक्वल टू आई आर प्लस आर, यानी यहाँ पे हमारे पास करंट की जो वैल्यू आई वो आई ई बाई आर प्लस आर। एक चीज यहाँ पे, एक चीज कॉमन दिख रही है आपको, ओम्स लॉ से आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होता है, नहीं होता वी बाई आर, ये तो होता था। क्या हम इसको कंपेयर करके याद रख सकते हैं? वी मतलब ईएमएफ, आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों। अगर मैं ये बात करूं कि इसमें एक कॉमन फॉर्मूला मैं बनाना चाहूँ कॉम्बिनेशन के लिए, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, उस कॉम्बिनेशन के लिए यदि मैं करंट का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो आई इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, ई इक्विलेंट। मतलब चाहे कॉम्बिनेशन सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, कॉम्बिनेशन के लिए ई कॉम्बिनेशन का अपॉन आर टोटल प्लस आर इक्विलेंट। ये आर टोटल प्लस आर इक्विलेंट, ये वाला एक फॉर्मूला है जो हमारे कॉमन काम आएगा दोनों में, चाहे वो कॉम्बिनेशन कोई सा भी हो। क्लियर? आगे चले।
देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अपने पास है दो टाइप की। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सेल जो है वो इस प्रकार से कनेक्ट होंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस प्रकार से। इसका ईएमएफ मान लिया E1 है, इसका E2 है, इसका E3, ऐसे एन तक हो सकते हैं। इसी प्रकार से मैं ये कहूँ कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये लो, यानी ये नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल एक जैसे कनेक्ट हो रखे हो, तो ये E1 ये E2। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस बात को पकड़ना आपको। अगर मैं बात करूँ इसकी अगर मैं बात करूँ तो ई इक्विवेलेंट सीरीज में हम कैसे निकालेंगे, याद रख लेना अपने को E1 प्लस E2 प्लस E3। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से कनेक्ट हो रहा हो तो ये वाली वैल्यू इसमें भी आ जाएगा, यही ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। इसी प्रकार से जैसे ये E1 है फिर ये माइनस हो गया, इसी प्रकार से इसका सेम ऐसा कैसा पोलरिटी और जुड़ी होती तो प्लस हो जाता, अगर ये वाली जुड़ी हो तो माइनस होते चला जाता। समझ रहे हो बात, यानी जैसे ही हमने इसके कनेक्ट करने का तरीका बदला वैसे ही हमारे पास साइन बदल गया। ठीक है, सीरीज में आपको यही याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें कि करंट की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट, यानी हमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू और देख लेनी है। अगर मैं ये बात करूं कि इसका जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस वो है R1, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2, इसका जो है वो R3, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी, तो सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं हम रेजिस्टेंस को, इस प्रकार से। सीरीज में जब हम जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो सीरीज में तो कैसे ऐड करते थे, डायरेक्ट जो भी अपने पास रेजिस्टेंस था उसको ऐड करते चले जाते थे, उसी प्रकार से इसको करके निकालना है। ठीक है, चाहे वो ये हो चाहे ये हो। हाँ, ये एक और चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि R1 माइनस R2 करूँ या R2 माइनस R1 करूँ या फिर माइनस करूँ या बी या नहीं करूँ, जैसे इसमें हमने माइनस किया है तो ऐसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों में कॉमन ही होगा। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस को आपको ऐड ही करना होगा, उसकी कोई प्लस माइनस नहीं होता, बैटरी का प्लस माइनस होता है। ठीक है, यानी सेल का प्लस माइनस होता है। एक है दो या दो से ज़्यादा सेल एक साथ कनेक्ट होते हैं उसको हम बैटरी बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल जब कनेक्ट होते हैं तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, आगे देखो दूसरा कॉम्बिनेशन हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जैसे मान लीजिए एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, चलो दो ही ले लेता हूँ मैं। ये दो सेल हैं जो कनेक्ट हो रखे हैं अपने पास और इसको ऐड कर रखा है एक रेजिस्टेंस से आर से। ठीक है, इसका जो ईएमएफ वो इसको मान लिया हमने E1, इस वाले को मान लिया E2, इसके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मान लिया हमने R1, इसके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मान लिया हमने R2। क्लियर, तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट जाएगा वो क्या आएगा, ई इक्विवेलेंट। पहली बात तो ये सुन लीजिए, अगर अगर सब सेल की ईएमएफ इक्वल है यानी ई है तो उसको हम लिख देंगे ई, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, यानी वी सेम रहता है। तो पोटेंशियल सेम रहता है, अगर हमारे पास सेम ही ईएमएफ के सेल ऐड किए हुए हैं पैरेलल में तो उसमें से किसी एक सेल का आप ईएमएफ ले लीजिए, वही उसका इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग ऐड कर रखे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, और जो R इक्विवेलेंट है वो तो अपने पास पता ही अपने को क्या आएगा, 1 बाई आर इक्वल टू
क्योंकि पैरेलल में है, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो क्या निकल के आता है अपने पास 1/R1 प्लस 1/R2, यानी इनवर्सली ऐड करते थे। क्लियर? अगर मैं बात करूं कि इस सेल का जो कनेक्शन है, ये हम पोलैरिटी चेंज कर दें, जैसे ये माइनस है इसका प्लस जोड़ दें इधर, यानी ऐसे कर दें कि ये है अपने पास सेल और ये है अपने पास सेल, ऐसे। ये एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, ये है E1, ये है E2। ये पॉजिटिव इसका नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पैरेलल में है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव, इसके नेगेटिव पॉजिटिव से, यानी ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव से, ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव से, ऐसे कनेक्ट हो रखी है। तो उस कंडीशन में हम करेंगे E1R2 माइनस E2R1 बाई R1 प्लस R2, यानी सेम वो की वही बात है जो हमने पहले पढ़ी थी कि जैसे ही उसकी जो कॉम्बिनेशन बनाने वाला है वो अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो रखा तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो गया, इसका मतलब जो पहले उसका ईएमएफ था उसका उल्टा करना, उल्टा का मतलब उसका माइनस में करना है, ये माइनस करके चलना है। इसमें और इसमें बस ये फर्क ध्यान रख लो आप, कब माइनस करना है कब प्लस करना है। प्लस कब करना है? जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव प्लेट को एक साथ जुड़े हुए हैं, और उसको माइनस कब करना है? जब पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़े हुए। अगर ये सेम ही हमारे पास ईएमएफ होती, यानी मैं कहूँ कि ई के इक्वल एन रेजिस्टेंस है, ई इक्वल एन रेजिस्टेंस है, अगर ऐसी कंडीशन है हमारे पास कि एन रेजिस्टेंस है, इक्वली है, ई है सबका, तो इसका ई इक्विवेलेंट आएगा, वो कितना आएगा अपने पास? ई आ जाएगा। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगी? ऐसे। क्या ये दोनों बात शॉर्ट में समझ में आई आपको? अगर ये दोनों बात आपको समझ में आ गई तो हम डायरेक्ट कौन से फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं जो हमारे पास है, आई इक्वल टू ई इक्विलेंट बाई आर प्लस आर इक्विलेंट। इस फॉर्मूले में पुट करते जाओ और वैल्यू निकालते जाओ। ये कॉमन फॉर्मूला दोनों के लिए, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन। सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो भी ठीक है, पैरेलल है तो भी, बस इसमें ये निकालना है कि ई इक्विलेंट और आर इक्विलेंट निकाल के इसमें पुट करना है, वैल्यू हम आगे इसकी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं किरचॉफ लॉ की। जब हमने सेल के कॉम्बिनेशन को देख लिया तो अब बात करते हैं हम किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ लॉ क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो सीधा सीधा अगर हम समझे तो किरचॉफ ने जहाँ जहाँ ओम्स लॉ फेल हुआ वहाँ वहाँ हम किरचॉफ लॉ को यूज करते हैं, बाकी वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पे ओम्स लॉ लगता है, दोनों का एक जैसा मेथड है। लेकिन किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हमें दो नियम को फॉलो करना है। दो नियम कौन कौन से? यानी किरचॉफ ने हमारे को दो नियम दिए। देखो किरचॉफ्स लॉ, इसके दो लॉ है अपने पास। नंबर एक, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ है करंट का, यानी जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट क्या होगी? जीरो। जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट क्या होगी? जीरो। जैसे मान लीजिए एक वायर ये आ रहा है, एक वायर ये है, एक वायर इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो इसका ये पॉइंट जो जंक्शन पॉइंट है ये वाला, उस पर करंट की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा जीरो रहेगी। जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट क्या रहेगी? जीरो रहेगी। जितनी करंट इसमें इन्वर्ट हुई है उतनी करंट क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। जितनी करंट इन दो वायर में आई उतनी दो करंट इन दो वायरों में चली जाएगी। वह बात अलग है, इसमें 5 एम्पियर आ रही है, मान लीजिए इसमें 2 एम्पियर आ रही है, टोटल 7 हो रही है, लेकिन इसमें निकलेगी भी 7 ही। हो सकता है इसमें 5 निकल जाए, इसमें 2 निकल जाए, हो सकता है इसमें 3 निकल जाए, इसमें कितने निकल जाए? 4। हो सकता है इसमें 1 और इसमें कितनी? 6 जा सकती है। ठीक है, इसमें मोस्ट जो पॉइंट है वो याद रखो, ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के कंजर्वेशन पे ये डिपेंड करता है, या फिर मैं कहूँ कि बेस किस पे? ये चार्ज के कंजर्वेशन पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी प्रकार से सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि टोटल क्लोज जो पाथ है, क्लोज पाथ जो है उसमें जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी? जीरो होगी। टोटल पाथ यानी क्लोज पाथ की जो पोटेंशियल होगी कितनी होगी? जीरो होगी। कैसे?
अगर इसको मैं समझना चाहूँ तो मैं इस प्रकार से समझ सकता हूँ। हाँ, एक चीज को और देखना है कि जब ये पोटेंशियल जीरो कर रहे हो उस समय आपको पोटेंशियल जो निकाल के ऐड करना वो किस प्रकार से करना है वो यहीं से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं एक सर्किट लेता हूँ, इसमें ये एक तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक बैटरी लगी हुई है, फिर इधर आए तो ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक बैटरी लगी हुई है। इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इसकी पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं V है, इसकी पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं V, इसकी V1 मान लेता हूँ, इसकी V2 मान लेता हूँ, ये R1 है और ये R2 है। किरचॉफ लॉ कैसे लगाएंगे? सबसे पहले किरचॉफ लॉ लगाने के लिए हमें एक लूप को चूज करना पड़ेगा। लूप का मतलब है कि क्लोज लूप तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल जो है क्लोज लूप की जीरो है, तो पहले क्लोज लूप तो चेक करें अपन। तो देखो इसमें क्लोज लूप मैंने ये मान लिया, मान लीजिए इधर से चल के मैं इधर से आ रहा हूँ, क्लोज लूप चूज कर लिया। उसके बाद किसी एक सेल से, दो सेल से, तीन सेल से, चार सेल से, जितनी मर्जी है उतने सेल से आप करंट पास करवा दो। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी एक सेल पकड़ो और उसी से पूरे के पूरा सर्किट में करंट घुमा दो। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि ये है मेरे पास एक सेल है, इसमें से करंट निकला है आई, इसमें से करंट निकला आई, तो मैं इस पूरे में आई घुमा दूँ। ये नहीं कि मैं इसका करंट भी ऐड कर लूँगा, केवल एक का ही करंट घुमा के मैंने क्या कर दिया, वापस उसको उतना ही करंट दे दिया आई। किसी एक सेल से ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं आप दोनों से ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं आप तीन से भी ले सकते हो, तीन है तो, लेकिन एक से ले लो, ईजी हो जाएगा थोड़ा सा मेथड। अब ये पूरा करंट इसमें से घूम के आ गया। अब पहली बात देखो, अलग अलग बुक में पढ़ोगे या अलग अलग टीचर से पढ़ोगे तो उनका अलग अलग मेथड आपको मिलेगा। अब हमारा मेथड क्या है वो समझो। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तब तो क्या लो आप, नेगेटिव पोटेंशियल। जब भी आप सर्किट में करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव पोटेंशियल, और करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, विपरीत जा रहे हो, तब क्या लो आप, पॉजिटिव पोटेंशियल। बताएंगे अभी आपको, ठीक है। अगर आपने ये वाला नियम फॉलो किया है तो करंट के लिए, तो अब क्या करोगे सेल के लिए, सेल में क्या करोगे, अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो आप ले लो नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो ले लो आप पॉजिटिव पोटेंशियल। बस ये दो बातें याद रख लो। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव पोटेंशियल, करंट की विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हो तो कैसी, पॉजिटिव पोटेंशियल। और अगर आप सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव या नेगेटिव, इधर जा रहे हो आप, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर इसमें जा रहे हैं देखो, ये मान लीजिए इससे जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव पोटेंशियल। यानी जिस टर्म से हम जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। इसका एक क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद अच्छे से समझने में आएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन करेंगे तो आराम से समझ में आ जाए। द करंट इन द गिवन सर्किट, इस सर्किट में हमारे को करंट बताना है। इस सर्किट में करंट बताने के लिए सबसे पहला काम क्या, देखो दो सेल हैं तो ओम्स लॉ तो लगा नहीं पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ लॉ लगाएं। किरचॉफ लॉ के लिए क्या करेंगे, पहले हम ये लूप बनाएंगे ऐसे, मैंने बना लिया अपनी मर्जी से लूप। मैं इधर से चलूंगा। अब देखो पहला काम क्या करना है, करंट को बढ़ाओ, चाहे तो 5 वोल्ट के सेल से निकालो, चाहे 2 वोल्ट के सेल से निकालो। मैं 5 वाले से निकालूँ, देखो 5 वाले से करंट किधर निकलेगा, इधर आई, वो घूम के आएगा इधर आई, फिर वो इधर से घूम के आएगा आई, और वापिस चला जाएगा आई। क्लियर? अब क्या करना है, देखो मैं लूप में देखूं तो लूप जो है वो वैसे ही घूम रहा है जैसे करंट घूम रहा है। अगर ऐसे आपने लूप लिया तो यहां से चलना स्टार्ट करो, मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से चलूंगा। मान लीजिए मैं करंट आई जा रही है तो इस पॉइंट से देखो सेम डायरेक्शन में है, तो 10i माइनस का, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस लेना है, नेगेटिव पोटेंशियल आ गई 10i। जैसे आगे बढ़े तो माइनस से प्लस की तरफ, मतलब +5, माइनस से प्लस तो प्लस की 5, फिर जैसे हम आए तो सेम डायरेक्शन में है यानी माइनस का 20i, फिर हम माइनस से प्लस से माइनस की तरफ गए -2, टोटल सर्किट का पोटेंशियल हो गया कितना, 0। कुछ बात समझ में आई कि पूरे लूप में हमने घूम करके पूरा पोटेंशियल क्या माना है, 0 माना है। यही बात तो किरचॉफ लॉ के सेकंड लॉ में कही गई थी
यानी किरचॉफ ने सेकंड लॉ में ये तो बात कही थी कि टोटल पोटेंशियल क्लोज लूप का क्या होगा, जीरो होगा। पहले क्लोज लूप बनाए, उसका पोटेंशियल हमने क्या किया, जीरो के इक्वल कर दिया। यहाँ से देखो ये हो गया माइनस का 30i और ये प्लस का 3 इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ से 30i इक्वल टू 3 लिख दूँ तो क्या दिक्कत है, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी एम्पियर। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्या हमने जो बात सिखाई वो समझ आई? हो सकता है कि एक से ज़्यादा लूप भी हो, 2 4 6 8 10 12 कितने भी हो सकते हैं। जो लूप होंगे उसमें सब में आप अलग अलग निकाल लो, अलग अलग हो सकता है करंट जाएगी उसमें। जो एक ही सेल से लोगे तो ये तो है नहीं कि पूरे सर्किट में एक जैसी करंट घूम जाएगी। जहाँ जंक्शन पॉइंट आएगा वहाँ पे करंट भी क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे करंट डिवाइड हो उसी प्रकार से उसको डिवाइड करते हुए चल रहा है। हाँ आइए अब देखते हैं अपन इसके क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ है 8 वोल्ट, ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट, विथ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 एम ओम। चार्ज कितना है उस पर, ये वाला इतने डीसी वोल्ट से उसको सप्लाई दे रहे हैं। समझ में आया कुछ? भाई हमारे पास सेल तो 8 ईएमएफ का ही है, 8 वोल्ट का ईएमएफ तो, लेकिन 220 वोल्ट 120 वोल्ट दे रहे हैं उसको। इसका मतलब उस सेल को हम चार्ज कर रहे हैं बस। ये बात समझ में आ गई तो आगे क्वेश्चन हो जाएगा। यानी सेल को क्या कर रहे हैं अपन, चार्ज कर रहे हैं। और जब सेल को चार्ज कर रहे होते हैं, जब सेल को चार्ज कर रहे होते हैं उस कंडीशन में ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात, इसको थोड़ा सा क्या कर दो, चेंज कर दो। चार्जिंग की कंडीशन में V माइनस ई इक्वल टू आई आर, क्योंकि अब चार्जिंग की कंडीशन में ये पोटेंशियल ज़्यादा होगी ये कम होगी, तो ये वाली वैल्यू अपन उनको चेंज करके रख लेंगे। ठीक है। अब देखो अगर मैं ये बात करूं कि ओवरऑल रिजल्टेड इसमें कितना, देखो ये तो ये चार्ज होने के लिए काम में ले रहा है, बाकी ये है इसके कारण हम करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो यहाँ से देखो पोटेंशियल जो आएगी अपने पास नेट वो कितनी आ रही है, 112 आ रही है। अगर यहाँ से करंट निकाल तो आई इक्वल टू वी यानी 112/R। आर कौन कौन से, दोनों आर, मतलब क्यों, आर प्लस आर, इन दोनों के से होते हुए करंट पास हो रही है। तो आर प्लस आर कितना होगा, देखो 15.5 और ये 0.5 मतलब कितना हो गया 16। अगर 16 को इससे डिवाइड करें तो कितनी बार टाइम कट जाएगा ये, 7 टाइम, मतलब 7 एम्पियर करंट फ्लो होगी इसमें। अगर 7 एम्पियर करंट फ्लो होगी और हमारे को टर्मिनल वोल्टेज ये बैटरी की कैसे निकालेंगे, देखो V माइनस ई इक्वल टू आई आर, कंडीशन ऑफ चार्ज, चार्ज की कंडीशन में ये होता है। यहाँ से अपने को क्या आएगा E प्लस आई आर। अब V इक्वल टू ई की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 8, EMF तो गिवन है अपने को 8, प्लस आई आर, आई कितना है 7, आर कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, यानी ये कितना हो गया 8 प्लस 3.5 यानी 11.5, 11.5 आराम से सोल्व कर सकते हैं। जब बैटरी चार्ज हो रही है उस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होगी ईएमएफ से, और वो कितनी ज़्यादा है उसके कारण इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ये वाली वैल्यू हमने निकाली। आगे चले, देखो ए बैटरी ऑफ ईएमएफ है ई, प्रोड्यूस करंट I1 और I2 व्हेन कनेक्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 और R2। अगर हम सेम बैटरी को अगर R1 से कनेक्ट करते हैं तो I1 करंट जाता है, R2 से कनेक्ट करते हैं तो I2 करंट जाता है। मतलब ये हुआ कि पहला सर्किट बनाया हमने E1 E I1 इक्वल टू E बाई R 1 प्लस R। जब करंट I जा रहा है E बाई R प्लस R, ये तो हमने सीखा कि करंट I इक्वल टू क्या था, पोटेंशियल अपन रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल E बाई आर दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। इसी प्रकार से हमारे पास है I2 इक्वल टू E बाई R2 प्लस R। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि I1 इंटू R1 प्लस R इक्वल टू E, और क्या हम इसको भी लिख सकते हैं
कि R2 प्लस R इक्वल टू ई, इक्वल टू ई। अगर दोनों की बात करें तो ई के इक्वल है, तो दोनों को आपस में बराबर कर दें। जब दोनों को बराबर करेंगे तो I1 R1 प्लस R इक्वल टू I2 R2 प्लस R। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये I1 R1 प्लस I1 R इक्वल टू I2 R2 प्लस I2 स्मॉल r। इन दोनों r को एक मतलब इन दोनों को एक जगह कर लें, I1 माइनस I2 और स्मॉल r, I1 R I2 R, इसको इधर लेके आगे, इसको इधर भेज दो, I2 R2 माइनस I1 R1। हमें तो R निकालना है, इसको नीचे भेज दो। देखो I2 R2 माइनस I1 R1, I2 माइनस देखो यहाँ से इसको मैं माइनस कॉमन लेके कर सकता हूँ। ये लो I इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2, एक माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ भी माइनस कॉमन लेके मैं क्या लिख दूँ, I2 माइनस I1, ये माइनस से माइनस कट गया। यानी ऐसा फॉर्म, क्योंकि ऑप्शन में हमारा वाला नहीं मिल रहा था तो हमने चेंज कर लिया माइनस कॉमन लेकर के। ये आ गया I1 R1 माइनस I2 R2 अपॉन में I2 माइनस I1। क्लियर। अगला देखो फिर, दो सेल है और प्रत्येक का EMF कितना है, E है। इंटरनल रेजिस्टेंस R आर कनेक्ट इन पैरेलल बिटवीन द रेजिस्टेंस R। तो अगर हमें मैक्सिमम एनर्जी चाहिए तो इन दोनों रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या होगा। अगर मैक्सिमम एनर्जी हमें चाहिए इस कंडीशन में, तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसका हाफ हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रख लेंगे। यानी आर की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, R/2। आर की वैल्यू क्या आएगी, R। ठीक है, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज 50 वोल्ट 11 एम्पियर करंट। यानी जब 50 वोल्ट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, उस कंडीशन में 11 वोल्ट का क्या हो रहा है, 11 एम्पियर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। जब हमारे पास 60 वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस, उस समय 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो हमारे को ये बताना है कि ईएमएफ कितना है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, मतलब ई की वैल्यू बतानी है और आर की वैल्यू बतानी है। आर का मतलब स्मॉल आर की। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो फर्स्ट कंडीशन लेता हूं ये वाली कि ई माइनस 50 इक्वल टू आई आर, मतलब 11 आर। क्या ये बात समझ आई, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, ई इक्वल टू, या फिर मैं लिखूं ई माइनस वी इक्वल टू आई आर, जब सेल करंट दे रहा होता है। तो ई माइनस 50 इक्वल टू आई आर, मतलब 11 आर। इधर से आ जाएगा ई माइनस 60 इक्वल टू आर। अगर दोनों को हम सोल्व करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, ये बच गया 10 इक्वल टू 10 आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्या ये 1 वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 61। यानी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 61। ये 1 यहाँ रखेंगे, 60 उधर जाएगा तो 61, यानी 61 और 1। क्लियर, कर सकते। आगे वाला, when a resistance of 20 ohm is connect across the terminal of cell, the current 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, और ये ओम रेजिस्टेंस था। when the resistance increase, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके कितना कर दिया हमने, 5। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो करंट आ रही है वो कितना है, 0.25 एम्पियर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे कितना है, 2 ही है, ये ओम है।
क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ेगी ना। रेजिस्टेंस हमने कम कम किया तो करंट बढ़नी चाहिए, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो कम हुई है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस कितना था, 2 था। अगर हम बात करें 2 ओम रेजिस्टेंस में 0.5, तो देखो ये ऐसे लिख दूं मैं कि I इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, ये तो सीखा हमने। तो I की वैल्यू क्या है 0.5 इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है नहीं पता हमें, अपॉन आर की वैल्यू कितना 2, और स्मॉल आर की वैल्यू हमें नहीं पता। इंटरनल रेजिस्टेंस हम बताएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना। दूसरी कंडीशन में 0.25 इक्वल टू वही ई बाई 5 प्लस आर, 5 प्लस आर। अगर इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम सोल्व करें, इन दोनों इक्वेशनों का हम डिवाइड कर लेंगे तो ये ई से ई कट जाएगा, ये डिवाइडेशन आएगा 50, यानी 2 डिवाइडेशन कितना आएगा 2 इक्वल टू ये कितना आएगा 5 प्लस आर बाई 2 प्लस आर, यानी कितना आएगा 4 प्लस 2 आर इक्वल टू 5 प्लस आर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको इधर लिखेंगे तो आर इक्वल टू 1, आर की वैल्यू कितनी आ गई 1, आर की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो कैलकुलेशन करते समय एकदम से आराम से कैलकुलेट करते हुए इजी वे में स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट करना है। ये नहीं कि आप बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन करने लगे, थोड़ा सा आप रुक के सोच के समझ के और फिर कैलकुलेशन को कर दें हम। अब आप 1-2 सेकंड का पॉज लेके फिर देखें कि हम कैसे कर सकते हैं इसको, फिर स्मार्ट तरीके से शॉर्ट में इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है। लंबी लंबी कैलकुलेशन में भी नहीं फंसना है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 सेल है, साफ दिख रहे हैं कि पैरेलल में है, और ये भी साफ दिख रहे हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसका मतलब माइनस साइन आना है। यानी 5 मल्टीप्लाई, वैसे लिखा था ना मैंने E1 R2 माइनस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू ई इक्विलेंट। यहाँ से ए इक्विलेंट निकालते हैं अपन, ए इक्विलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका 5 माइनस 4 यानी कितना आ गया 1, 5 मल्टीप्लाई 1 यानी 5, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4, तो माइनस का 4 करते कितना हो गया 1, अपॉन R1 प्लस R2 मतलब 3, ये तो आ गया इसका ई। और आर इक्विलेंट कितना आ गया, आर इक्विलेंट कितना आ गया अपने पास इसका, देखो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 मतलब 2/3, इनवर्सली ऐड करोगे तो कितना आएगा 2/3। अब ये वैल्यू हम क्या रख देंगे जहाँ पे हमारे को करंट दिया या फिर करंट पूछा, आई इक्वल टू ई इक्विलेंट मतलब 1/3 अपॉन में आर प्लस आर इक्विलेंट 2/3, कितना आएगा, आर की वैल्यू भी है क्या, हाँ 10 है। तो आई इक्वल टू 1/3 अपॉन ये कितना आ जाएगा 30 से 2 32/3, 3 से 3 कट गया, तो कितना है अपने पास 1/32, 1/32। अगर इसको सोल्व करें तो क्या आएगा 0.03 एम्पियर अप्रोक्स, 0.03 एम्पियर। अच्छा 2 में है क्या 0.03 एम्पियर, इसमें किधर करंट जाएगा, देखो ये 5 वोल्ट का, ये 0 वोल्ट का, मतलब 5 वोल्ट से इधर जाएगा P2 से P1 की तरफ, P2 से P1 की, मतलब सेकंड सही लगाया था ऑप्शन, कर सकते हैं। आगे चले नेक्स्ट, 2 बैटरीज, उसका AMF कितना है 12 और 13, कनेक्ट आर पैरेलल, लोड रेजिस्टेंस कितना है 10, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 और 1, देन वोल्टेज अक्रॉस द लोड लाई बिटवीन। हमारे को क्या बताना है कि इसका वोल्टेज जो है वो कितना होगा इन वाले के बीच में, एकदम बहुत नज़दीक नज़दीक दे रखी है अपने को, तो नज़दीक नज़दीक में ही हमें क्या करना है एक्यूरेट सी वैल्यू निकालनी है, मतलब बहुत ही साफ सुथरी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ई इक्विलेंट निकाल लेता हूँ, ई इक्विलेंट कितना आएगा, पैरेलल में है, पैरेलल में तो E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 मतलब 3, ये कितना होगा 24 प्लस 13 37,
बाई 3। क्लियर? 24, 27, 10, 37। ठीक है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पैरेलल में है तो 2/3। 2/3। हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से करंट निकाल लेते हैं। करंट निकालते हैं पहले। करंट कितनी आएगी इसमें? आई इक्वल टू ई इक्विवेलेंट मतलब 37/3 अपॉन 32/3। कैलकुलेट कर दिया मैंने, यही देखो 2/3 और 10 को ऐड कर दिया। 2/3 और 10 अभी पीछे ही ऐड किया था हमने कि 10 प्लस 2/3 इक्वल टू 32/3। मैंने डायरेक्ट रखा, 3 से 3 कट गया, यानी हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई? 37/32। लेकिन हमें तो कहाँ चाहिए? इसका वोल्टेज चाहिए 10 वाले पे। तो 10 वाले की वोल्टेज चाहिए तो देखो V इक्वल टू होता है आई और आर। आई की वैल्यू कितनी आई है? 37/32 मल्टीप्लाई 10। ये कितने टाइम कट जाएगा? 2 टाइम 16, ये 5। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 35, 3, 15, 3, 18/16। ये कितनी बार जाएगा? 1 बच गया, 2 मतलब 1 बच गया, 9। 9 90 कितना हो गया? 5 बार। ठीक है, तो 11.5 से 11.6, एक ही ऑप्शन अपने पास। 6 तो मैंने लगाया इसको देख के, 11.6। ठीक है, तो ये आ गया कितना? 11.5 से 11.6, क्योंकि जो 11.5 से एक ही शुरू हो रहा है ऑप्शन, इसलिए हमने क्या कर दिया? इसको करेक्ट टिक कर दिया। द रीडिंग ऑफ ए हाई रेजिस्टेंस voltmeter when a cell is connect this voltage और दिस। तो हमने क्या निकाला था? इंटरनल रेजिस्टेंस का। आपको याद हो तो हमने एक ऐसा रिलेशन निकाला था कि E माइनस वी बाई वी इंटू आर। क्योंकि कैसे निकाला था याद है क्या आपको? E माइनस वी इक्वल टू आई आर। यहाँ से क्या लिख दिया? E माइनस वी बाई आई इक्वल टू आर। यहाँ से आई की वैल्यू लिखी थी E माइनस वी बाई वी इंटू आर। ये वाला काम में ले रहे, वैल्यू पुट कर दो। देखो 22 2.2 माइनस 1.8 तो 0.4 डिवाइड बाई वी की वैल्यू कितनी है? 1.8। आर की वैल्यू कितनी है? 5। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, मतलब 1 पॉइंट से 1 पॉइंट। ये आ गया कितना? 2 मल्टीप्लाई 5/9 मतलब 10/9। अगर 10/9 का देखें तो 1.1111 चलता ही रहेगा। तो 1.1 कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे वाला देखें। देखो ए सेल ऑफ इंटर, ये तो वही आ गया सेम ही। कितना आएगा इसका? R/2। ये देखिए, ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 280 ओम रीडिंग द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ऑल डेयरी कॉल टू द 1.40 वोल्ट to draw maximum power of battery, the load resistance must be equal। R इक्वल टू, इसमें एक डाटा मिस है, एक डाटा मिस है इसमें, क्योंकि अपने पास इसका वो नहीं है मैक्सिम, वो दूसरा वैल्यू ई। ई नहीं है अपने पास, यानी ई की वैल्यू कुछ थी अपॉन में, सॉरी, ई माइनस वी अपॉन में वी इंटू आर। तो वी तो है लेकिन ई नहीं है अपने पास। अगर मैं वी से इसको करना चाहूँ तो ये आ जाएगा ए माइनस वी, ऊपर कोई वैल्यू रहेगी अपने पास, ये 280 मतलब 4 से कट गया 0 2,
2 15 15 मतलब 1.5, 1.5 का मतलब कितना आएगा 2.9, 2.9 तो 15 यानी 1.55, यानी कोई ईएमएफ है 1.55, 1.55। तो यहाँ से लिख देंगे अपन 1.55 माइनस 1.40, मैंने बनाया है ये क्वेश्चन अभी, तो ये कितना आ जाएगा 1.40 मल्टीप्लाई 280। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा 0.15 बाई 140, यहाँ से इसका पॉइंट हटाया 280, एक जीरो से एक जीरो, ये 2 टाइम तो 30 ओम, कितना आ जाएगा 30 ओम। ठीक है, यानी इसका ईएमएफ कितना है 1.55, 1.55। क्लियर, आगे बढ़े। लो नेक्स्ट, टू रजिस्टर of 6 ohm 9 ohm are connect in series to a 120 volt source, power consumed by 6 ohm resistance। देखो पावर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आई स्क्वायर और आर, आर तो है लेकिन आई नहीं है, तो आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, वी बाई आर। वी की वैल्यू कितनी है 120, सीरीज में कनेक्ट है तो ये कितना हो गया 12 यानी 15, ये कितने बार कट गया 8 बार। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, 64 मल्टीप्लाई 6, 6 चौक 24, मतलब लास्ट में 4 आएगा। लास्ट में 4 किसका है, फर्स्ट ऑप्शन का, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 6 4 जा 24, मतलब लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 एक ही ऑप्शन में, वो इसका क्या है आंसर। आगे चले, नेक्स्ट सॉरी, एक करंट 2 एम्पियर फ्लो थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्ट अक्रॉस ए बैटरी, सेम बैटरी सप्लाई इस करंट कितना है 0.5, कब, जब 9 ओम का रेजिस्टेंस है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, दोबारा कर लेते हैं। आई आई इक्वल टू ई इक्विलेंट अपॉन में आर प्लस आर, देखो 2 ओम रेजिस्टेंस है, फिर 2 एम्पियर अपॉन ई अपॉन में 2 प्लस आर। अगर यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो 4 प्लस 2 आर इक्वल टू ई, पहला इक्वेशन तो यही बन गया। अगर मैं अगले की बात करूँ तो 0.5 इक्वल टू ई बाई 9 प्लस आर। अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो ये 1/2 हो जाएगा, 4.5 प्लस 0.5 आर इक्वल टू ई। इन दोनों इक्वेशनों को मैं अगर इक्वल में रख दूं तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ से 4 प्लस 2 आर इक्वल टू 4.5 प्लस 0.5 आर। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 1.5 आर इक्वल टू 0.5, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/15, यानी 1/3, 1/3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ही पूछा था अपने को, तो 1/3 ओम, एकदम इजी था, आराम से निकाल दिया अपन कि दोनों की करंट की वैल्यू रखी, दोनों के दो इक्वेशन बनाए और उसको सोल्व कर दिया हमने। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या, ये कह रहा है कि इसकी तो पोटेंशियल है वो 70 है, इसकी पोटेंशियल तो है 70, यहाँ की हमें पता नहीं, जिसको मान लिया मैंने V, और B वाले की कितनी है 0, इसकी 0 है, इसकी कितनी है 10 वोल्ट, 70 वोल्ट 0 वोल्ट 10 वोल्ट, इसको हमने मान लिया B। हमें पता है इधर से जितना करंट जाएगा वो करंट इधर इधर जाएगा,
इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जितना करंट है इक्वल इन दोनों का सम, यानी इसमें करंट कितना है, ये पोटेंशियल V मान ली हमने, तो यहाँ से ये जाएगा 70 माइनस V बाई 10 इक्वल, इधर से इधर V बाई 20 प्लस V माइनस 10 बाई 30, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, सबको 6 से मल्टीप्लाई करा दूं, 6 से पूरे इक्वेशन को 6 से करवा, तो 6 से 2 बार 3 वाले क्या आएगा 3V, ये कितना आ जाएगा 2V माइनस 20, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई, ये इधर आएगा तो कितना आएगा 444, ये 440, इधर आया तो कितना आया 440, ये उधर गया तो कितना आ गया 11V, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 40 वोल्ट, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितनी है, ये 40 वोल्टेज, ठीक है। अब हमारे को मैच करना, देखो पॉइंट डी इज पोटेंशियल 60 और 20 दोनों ही नहीं है, ना तो 60 है ना 20 है कितनी 40, दो ऑप्शन कट। अब हमें रेशियो निकालना है ए डी डी बी और सी डी का, मतलब इसका रेशियो फिर इसका रेशियो, यानी 70 माइनस V बाई 10 रेशियो, दूसरी का कितना है, इसको 40 लिख देता हूँ फिर भी इसको V बाई 20 रेशियो V माइनस 10 बाई 30, 70 माइनस 40 कितना बचेगा 30 बाई 10, 40 बाई 20 और ये होगा 30 बाई 30, अगर इसको हम देखें 3 2 1, 3 2 1 का रेशो किस में है, 3 2 1 का रेशो तो फोर्थ में, हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ था, इसमें हमने जो जिस पॉइंट की पोटेंशियल नहीं थी उसकी पोटेंशियल मान करके हमने इसको सोल्व किया कि हमारे पास जो करंट इधर से आएगी वो ही इन दोनों में बटेगी, तो जितनी करंट इसमें आ रही है उतनी करंट इसमें जाएगी, तो दोनों को हमने क्या कर दिया इक्वल कर दिया, और इसको इक्वल करके फिर हमने इसका सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन से हमारे पास V आ गई, जैसे हमारे पास V आई तो ये करंट ही तो था, ये भी करंट था, ये भी करंट था, ये भी था, तीनों करंट की क्या रखनी थी रेशियो बनाना था, उसका हमने रेशियो बनाया और यहाँ से क्या निकाल ली, ऑप्शन को मैच किया और आंसर दे दिया। नेक्स्ट, द करंट इन आर्म COD में कितना करंट जाएगा, बिल्कुल एकदम से कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि इधर से करंट गया है I2, इधर से करंट कितना गया I2 और इधर से करंट कितना आएगा I3, दोनों मिलकर के यहाँ कितने हो जाएंगे I2 प्लस I3, भाई दोनों वापस क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो I2 और I3 मतलब सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, 4 सेल है अपने पास और हर की EMF कितनी है 2 वोल्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सेम सेल को हम पैरेलल में ऐड कर रहे होते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट जो EMF होगी वो वही होगी जो एक सेल की है, अब यहाँ से एक सेल की कितनी है 2 वोल्ट है, तो इसका मतलब इसकी जो इक्विवेलेंट EMF आएगी वो कितनी आएगी, इक्विवेलेंट EMF कितनी आएगी 2, इंटरनल रेजिस्टेंस है एक 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 एक, पैरेलल में ऐड किया तो कितना आएगा R इक्विवेलेंट कितना आएगा 1/4, क्योंकि पैरेलल में जब ऐड करते हैं सेम रेजिस्टेंस को तो R/N लिखते हैं, R/N का मतलब R अपॉन में इसमें कितने सेल है 4, तो R/सॉरी 1/4, अभी कह रहा है कि लोड का जो रेजिस्टेंस है मतलब R का जो वैल्यू है वो कितना है 2 में, तो आपने को लोड का क्या बताना करंट बताना है कि लोड में से कितना करंट पास होगा, देखो यहाँ से अपने पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी E इक्विवेलेंट बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा
आई इक्वल टू 8/9। एलसीएम लेंगे तो 4 8 1 9, तो ये 9 लिख दिया, 4 ऊपर चला गया तो 8। 8/9 इसको अगर हम सोल्व करें 0.888 एम्पियर डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाता रहेगा, यानी कितना आएगा 0.888। क्लियर। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 2। अच्छा, आई की वैल्यू बतानी है अपने। आई किस में जा रहा है? 60 ओम वाले रेजिस्टेंस में। इधर से 1 एम्पियर गया पूरा, वापस जाकर के वापस 1 एम्पियर हो गया। मैंने आपको कल वाली क्लास में यानी लास्ट वाली क्लास में बताया था कि जब भी आपको रेशियो में कन्वर्ट करना हो, यानी हमारे को ये पता है कि जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे कम ही करंट जाएगी, और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे ज़्यादा करंट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस जो है उसके रेशियो में हम क्या कर लें, करंट को बना लें। तो करंट का जो रेशियो आता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा आता है, यानी I1 I2 I3। इसके लिए क्या आएगा 1/60, 1/20, 1/10। 60 से मल्टीप्लाई करा दो 136, 136 देखो 631 कितना हो गया 10। यानी 10 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 1/10 एम्पियर आएगी, 1/10 एम्पियर। हमें तो इसका चाहिए ना, इस वाले का। तो इस वाले का कौन है, सॉरी इसका, यानी 60 वाले का जिसका रेशियो कितना है 1 है, जिसका रेशियो कितना है 1 है। इसका मतलब हमारे पास तो यही वैल्यू आ गई 1 की, तो कितनी 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। समझ में रेशियो वाली बात अपन, ये रेशियो की बात है। देखो ये देखिए, टू सोर्स ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्ट एंड ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सोर्स R1 और R2, if the potential difference across the source having internal resistance R2 is 0। R2 का इंटरनल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 है। अच्छा, यानी इसमें ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका R2 है उसका पोटेंशियल जो है वो क्या है 0 है। यानी R2 का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यानी E माइनस वी इक्वल टू IR2। तो इसका ये 0 है, तो ये क्या जाएगा E इक्वल टू IR2, E इक्वल टू IR2। यानी जो बात इसने यहाँ बोली है कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0, जिसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0 है। तो यानी इसको 0 किया तो E की वैल्यू क्या आ गई IR2। अब I की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो I की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, I इक्वल टू ई इक्विलेंट। ई इक्विलेंट कितने सोर्स हैं, टू सोर्स, इक्वल EMF कनेक्ट एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो कैसे कनेक्ट कर रखे हैं इसको, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम मान के चलते हैं सीरीज में, तो इसको कितना आ गया 2E अपॉन R प्लस R, यानी R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, ये I की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा E इक्वल टू टू ई बाई आर प्लस R1 प्लस R2, और ये आ गया मल्टीप्लाई में R2। ये देखो E से E काट देंगे तो इधर आ जाएगा अपने पास R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 2R2। यानी यहाँ से R की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ गई अपने पास R2 माइनस R1, कितनी आ गई R2 माइनस R1। एकदम क्लियर कट
हमारे को थोड़ा थोड़ा इसको सोल्व करना था। यानी इसकी पोटेंशियल दूसरे वाले की लिखे अपन, इक्वेशन लिखे सेल का, तो आएगा E माइनस वी इक्वल टू आई आर टू। यहाँ से हमारे को पता है कि ये वैल्यू क्या कर दी, जीरो कर दी, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है। तो आई ई की वैल्यू क्या आ गई, आई आर टू। और ये वाली वैल्यू आई जो यहाँ पे कोई वैल्यू हम निकाल के रख दें, तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, इसको सोल्व कर सकते हैं। और आई का फॉर्मूला अपने पास ये रहा, आई इक्वल टू ई इक्विलेंट अपॉन में आर प्लस आर इक्विलेंट। ई इक्विलेंट कितना है, 2 सेल, तो 2 ई हो गया, आर प्लस आर इक्विलेंट आ गया। ये वाली वैल्यू हमने ये पुट करी और निकाल दिया आंसर कितना, चौथा, आर इक्वल टू आर टू माइनस आर वन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, कैसे हैं, सीरीज में सेल है। तो सबसे पहले करंट निकालूं मैं, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आई इक्वल टू ई इक्विलेंट। ई इक्विलेंट कितना है, 6 बाई आर इक्विलेंट। आर इक्विलेंट कितना देखो, 2 और 2 4, और इसका इक्विलेंट कितना आएगा, 2। 3 और 6 का कितना आएगा, 2 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 6, 18 बाई 3 प्लस 2, 9, 9 दूनी 2, 2 2 2 यानी 6। 6 बाई 6 से कितना आ गया अपने पास, 1 एम्पियर करंट आ गया। अब ये 1 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है ऐसे, 1 एम्पियर। जब इसमें डिवाइड होगा तो कितना होगा, देखो ये 3:1, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका आएगा 2 और इसका आएगा 1। इसमें जो करंट जाएगा वो जाएगा 2, इसमें जाएगा 1। टोटल कितना करंट बन रहा है भाई, 2:1 बन रहा है, 2:1, यानी 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 1/3। और हमें 6 वाले में पूछा, 6 वाले का रेशियो कितना है, ये 3 ओम वाले का है, ये 6 ओम वाले का, एक ही है, इसका 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर। क्लियर, करें आगे, आगे करते हैं इसको। देखो, टू सेल ऑफ EMF E1 and E2 are joined in opposite if R1 or R2 internal resistance, R is the external resistance, then that terminal potential difference is, terminal potential difference अपने को चाहिए। तो यहाँ से देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में जब होंगे तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा निकल के, E की वैल्यू E1 माइनस E2 अपॉन R कितना है, ये प्लस R1 प्लस R2, ये आ गई अपने पास आई। हमें क्या करना है, हमें निकालनी है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होती है, V इक्वल टू आई आर होती है, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से देखो आई की वैल्यू कितनी है, E1 माइनस E2 बाई आर प्लस R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई आर, ऐसा ऑप्शन देख लो। E1 माइनस E2 R1 प्लस R2 प्लस आर, ये वाली कितना आ गया, सेकेंड ऑप्शन। E इक्विवेलेंट निकाली है, R इक्विवेलेंट निकाली है, और ये वाली R है, इससे हमने ये वाली वैल्यू रखी। दोनों सीरीज में तो R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट आ गया, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने I की वैल्यू है यहाँ रखी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अपने को, तो उसके लिए हमने R की वैल्यू रखी, ये वाली। क्लियर, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। नेक्स्ट क्या है, ए सेल ऑफ कांस्टेंट EMF is first connect to a R1 resistance, then connect to R2 resistance, power deliver in both case are equal is equal, यानी दोनों ही कंडीशन में पावर क्या इक्वल है। पावर इक्वल का मतलब होता है आई स्क्वायर आर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मतलब समझ रहे हो, ये एक फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लें, इसकी आई निकाल लें। आई क्या होती है, आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। तो यानी इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं कि ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर R1 इक्वल ई बाई आर प्लस आर। यानी एक तो हमने कनेक्ट किया R1 से, तो ये तो R1 से कनेक्ट करवा दो, ये R2 से कनेक्ट करवा दो, का स्क्वायर और R2।
ई की क्या हो जाएगी वैल्यू, कट हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से ये क्या आएगी वैल्यू, R1 बाई R1 प्लस आर का स्क्वायर सॉरी इक्वल टू R2 बाई R2 प्लस आर का स्क्वायर। अगर इसको हम सोल्व करें तो R2 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R1, यानी इसका तो मैंने होल स्क्वायर खोल दिया, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल R2 के साथ मल्टीप्लाई करा दूँ, इसका होल स्क्वायर खोल दूँ, R1 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2R1 R, हाँ ये R2 था, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रख के हम लिखें, इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम लिखें तो ये आ जाएगा इसके साथ मल्टीपल R1 R2 का स्क्वायर, यानी R1 R2 का स्क्वायर, R1 R2 का स्क्वायर प्लस R1 R का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इक्वल, दूसरे का क्या आएगा R2 R1 का स्क्वायर प्लस R2 R का स्क्वायर प्लस 2R1 R2, इसका मतलब ये तो कट गए दोनों, बचे ये दोनों। इसमें से हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब R वाली वैल्यू को एक जगह करो, ये वाली वैल्यू को अलग करो, तो R1 R2 का स्क्वायर माइनस R2 R1 का स्क्वायर इक्वल टू R2 माइनस R1 R का स्क्वायर। इसमें से मैं R2 माइनस R1 कॉमन ले लूँ तो R2 माइनस R1, इधर क्या ले लिया कॉमन R1 और R2, और ये क्या आ जाएगा R2 माइनस R1 R स्क्वायर, ये दोनों कट गए तो हमारे पास बचा रूट ऑफ R1 R2 इक्वल टू R। कर सकते हैं। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, ओके।